Hello all, welcome to Commerce and Management Adda. In continuation of our previous video that is about derivation of a company, meaning of company and definition of company. In definition we have seen two definition of company. First one is given by Lord Justice Lindley and another one was given by Professor Haney. We are going to learn about nature of company in this video. So three main nature are highlighted here. First one is company is not a citizen. Second one is company has nationality, domicile and residence. And third one is company is a corporation or body corporation. Let's understand it one by one. First one is company is not a citizen. See, we have seen that company is an artificial person, right? But our Constitution of India and Indian Citizenship Act refuse to consider company as a legal person. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो कंपनी को एक सिटीजन मानने से मना करता है. ऐसा बहुत सारे केसेस में हाईलाइट किया गया, जैसे कि गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स का केस हुआ था, उसमें भी हाईलाइट किया गया या उसमें भी कोर्ट ने यही बोला कि कंपनी के पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो एज अ सिटीज़न हमारे पास होती है. एज ए सिटीज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, राइट. वो फंडामेंटल राइट्स कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, एक लीगल पर्सन इसको नहीं माना जाता है. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन ही है. ओके, कंपनी को हम एक सिटीजन नहीं मान सकते. अब यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि कंपनी को एज अ सिटीजन जितने हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे तो अवेल नहीं कर सकती है कंपनी, लेकिन कंपनी को सारे ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं. एक नॉर्मल पर्सन, हमें और आपको जितना प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उतना प्रोटेक्शन एक कंपनी को भी प्रोवाइड किया जाता है. ओके, so company can claim the protection of fundamental right as guaranteed to all person. कंपनी वो सारी फंडामेंटल राइट्स पे क्लेम कर सकती है जो सारे ही पर्सन के लिए है, लेकिन कंपनी उन फंडामेंटल राइट्स पे क्लेम नहीं कर सकती जो एक सिटीजन के लिए है. बट कैन नॉट क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट विच आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन. सो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन. In terms of law, company is not considered as citizen, but company is a person. Company is considered as a person, so all the fundamental rights a person can avail, company can also avail, but fundamental rights as citizen we have, company do not have. Despite of all these things, there are ample of protection laws are made under Constitution of India in favor of company. कंपनी के फेवर में कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन के लॉज बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कंपनी को लेके, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन उसके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, कोई भी बैरियर नहीं लगाया जा सकता ट्रेड करने पे. एक्सपोर्ट करने का, इंपोर्ट करने का फुल राइट है, कोई भी कंपल्शन नहीं है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में. कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, डिस्पोज कर सकती है. कंपनी अपने नाम से इंपोर्ट कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है. कंपनी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. सो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, मतलब फंडामेंटल राइट्स अवेल्ड और अवेलेबल टू अ सिटीजन इन इंडिया इज नॉट अवेलेबल फॉर अ कंपनी. वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो एक सिटीजन के पास है वो तो कंपनी के पास नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो एक पर्सन के पास है वो सारे फंडामेंटल राइट्स एक कंपनी के पास है. मतलब कि कंपनी वो सारी चीज़ों पे क्लेम कर सकती है जो एज अ पर्सन आप कर सकते हो, लेकिन कंपनी वो सारी राइट्स पे क्लेम नहीं कर सकती जो एज ए सिटीजन आपके पास है. जैसे राइट टू वोट है, दैट इज अ सिटीजनशिप राइट. ओके, सो कंपनी डू नॉट हैव राइट टू वोट, but right to ask for protection, right to ask help from judiciary, these are fundamental right as a person, so these are available to a company. I hope you understand this topic. Moving on to another nature of the company, that is company has nationality, domicile and residence. Like we have our nationality, domicile and residence. Nationality talks about from which nation we are
we belongs to. Domicile talks about from which domicile, which area you belongs to, and residence is permanent address or living address of you. So in the same way, company also has a nationality, domicile and residence. कंपनी की एक नेशनैलिटी होती है, डोमिसाइल होता है और रेसिडेंस होती है. कंपनी की नेशनैलिटी बताती है कि किस कंट्री में उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है. कंपनी को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया है, यूएस में इनकॉर्पोरेट किया गया है, किस कंट्री में उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है. अगर हम डोमिसाइल की बात करें तो किस क्षेत्र में उसे इनकॉर्पोरेट किया गया, यूपी में किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है, दिल्ली में किया गया है. सो बेसिकली डोमिसाइल मीन्स एरिया and residence means permanent or registered office from where the permanent office of the company is situated. कहाँ पे कंपनी का परमानेंट ऑफिस सिचुएटेड है वही कंपनी का रेसिडेंस है. सो सेकेंड नेचर ऑफ द कंपनी टॉक्स अबाउट कंपनी हैज़ अ नेशनैलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस. कंपनी का जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेशन हुआ वो उसकी नेशनैलिटी हो गई. कंपनी का जिस एरिया में इनकॉर्पोरेशन हुआ, जिस क्षेत्र में हुआ, जिस स्टेट में हुआ, वो उसकी डोमिसाइल हो गया. कंपनी का रेसिडेंस कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, वो उसका रेसिडेंस हो गया. ओके, कमिंग ऑन टू थर्ड नेचर ऑफ द कंपनी एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन टू, दैट कंपनी इज अ कॉर्पोरेशन और बॉडी कॉर्पोरेशन. Before understanding this nature of the company, let's understand basic term that is corporation or body corporation. If I talk about corporation, so in corporation all companies are comes under corporation. Either it's Indian company, foreigner company, overseas companies, all companies comes under corporation. कॉरपोरेशन को ही हम बॉडी कॉरपोरेशन कहते हैं. ठीक है, कॉरपोरेशन एंड बॉडी कॉरपोरेशन सिनोनिमसली यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक वाइडर टर्म है. कंपनी के रिस्पेक्ट में एक वाइडर टर्म है क्योंकि कंपनी मीन्स कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर इंडिया. कंपनीज मीन्स कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट. ओके, बट कॉरपोरेशन मीन्स all companies that are registered in India, that are registered in US, that are registered in any other country, that are corporation. So all companies are corporation, but all corporation are not company, because if I talk about corporation, then the company registered outside India are also called also comes under corporation, right? But that is not called as company in Indian Companies Act. जितनी भी कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर की गई हैं उन्हें हम कंपनी कहते हैं. बाकी सारी कंपनीज जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, बाहर रजिस्टर्ड है, आउटसीज पे रजिस्टर्ड है, वो सारी कॉरपोरेशन में आ जाएंगी. तो कॉरपोरेशन एक बड़ा टर्म है. आप समझ लीजिए ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये कॉरपोरेशन है, इसमें जो छोटा सर्कल है ये कंपनी है. ठीक है, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल में बाहर की सारी कंपनीज भी आ गई और छोटे सर्कल में सिर्फ इंडिया के कंपनीज है. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का एग्जाम्पल लें तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, दीज आर कंपनीज बिकॉज दीज आर रजिस्टर्ड इन इनसाइड इंडिया, राइट? These are registered under Indian Companies Act 2013 or any previous Companies Act 2000 Companies Law. If I talk about body corporate or corporation, then Microsoft Corporation, Facebook, Alphabet, these are called corporation. Another point must be noted here that a foreign companies which are not corporated in India, फॉरेन कंपनी वो जो इंडिया में कॉरपोरेट नहीं हुई है लेकिन उसकी सब्सिडरी इंडिया में चलती है और सब्सिडरी का इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है, उसे भी हम कंपनी कहेंगे. जैसे गूगल ने एक सब्सिडरी इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर दी, दैट इज गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. तो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो हो गया या पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ये कंपनी कही जाएंगी, कॉरपोरेशन नहीं, क्योंकि इन्हें कंपनीज एक्ट 2013 में आके रजिस्टर कर दिया गया. आई होप इट्स क्लियर नाउ. कमिंग ऑन टू definition of corporation or body corporation in terms of Companies Act 2013.
So section 2 subsection 11 of Companies Act describe corporation as, जो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 है कंपनीज एक्ट का, वो कॉरपोरेशन को बताता है, कॉरपोरेशन और बॉडी कॉरपोरेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है कि कॉरपोरेशन में वो सारी कंपनीज आएंगी। कॉरपोरेशन इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी कॉरपोरेशन में वो सारी कंपनी आएगी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट की गई हैं, लेकिन दो कंपनीज नहीं आएंगी। कौन कौन सी? पहला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एनजीओज वगैरह जिसमें आ जाते हैं, वो सारे कॉरपोरेशन में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। दूसरा और क्या नहीं इंक्लूड किया जाएगा? दूसरा, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट या कोई भी कंपनी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया हो, रेड लिस्ट कर दिया हो, उन्हें भी हम कॉरपोरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दो कंपनीज कॉरपोरेशन में नहीं इंक्लूड की जाएंगी। पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली कंपनीज, जो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट लिखे जाते हैं, जिसमें सारे एनजीओज होते हैं, उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन नोटिफाई कर दिया हो, उसको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बता दिया कि ये रेड लिस्टेड कंपनी है, उन्हें भी हम अपने कॉरपोरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट कॉरपोरेशन के बारे में बताता है। So that's all for today, guys. In next lecture we will learn about characteristics of a company. Thank you so much.